गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो का टॉपिक है इलस्ट्रेशन 4, 5 एंड 6 ऑफ इंडेक्स 16 CA फाइनल FR। लेट्स बिगिन with illustration number 4. Come to the page number 5.63. तो बेसिकली ये इलस्ट्रेशन पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है और कॉन्सेप्ट ये है कि हम सेम क्लास के एसेट्स को सेम मॉडल पे क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो अगर मैंने एक प्रॉपर्टी पर रिवैल्यूएशन मेथड लगा दिया, तो उसके बाद उस क्लास की जितनी भी एसेट्स हैं मुझे उन पे भी रिवैल्यूएशन मेथड लगाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन मेथड लगाओ या कॉस्ट लगाओ, लेकिन अगर एक क्लास है, एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं सारी, एंटायर क्लास पे मुझे पूरा सेम मॉडल लगाना होगा। ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे दे रखा है इधर। इफ़ यू वांट टू रीड, देन if an asset of the property plant and equipment is revalued, the entire class of property to which the assets belong shall be revalued. इसके बाद में ये एक चीज़ देखने वाली है कि हम ग्रुप कैसे assets को करेंगे जो कि सिमिलर नेचर के हैं, एंड यूज इन एन एंटिटीज ऑपरेशन, जो कि सिमिलर नेचर के हैं वही एक ग्रुप में आएंगे। ठीक है, तो इसी का एक एग्जाम्पल आपको नीचे वाले इलस्ट्रेशन में दे रखा है। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है पूरा। आइए इसको रीड करते हैं। वीनस लिमिटेड इज अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप। इट ओन्स अ कंसीडरेबल नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स सच एज फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज एंड ऑफिस बिल्डिंग इन सेवरल सिटीज। The industrial building are located in industrial zones and office building are in a central business district of the cities. तो बेसिकली ये पूछ रहा है, इसके पास दो बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स भी हैं और आपकी ऑफिस बिल्डिंग्स भी हैं। तो क्या हम ऐसा ज़रूरी है एज पर इंडेक्स कि हम इन दोनों पे सेम ही मॉडल लगाएं, क्योंकि ये सेम क्लास में आती है, क्योंकि दोनों ही बिल्डिंग्स हैं? तो द आंसर इज़ नो, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि ग्रुप ऑफ एसेट्स में क्या आता है, जिनकी सेम नेचर होते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल बिजनेस का नेचर अलग है एंड ऑफिस बिल्डिंग्स का नेचर अलग है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लाइक ऑफिस बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स ये नेचर में डिफर करती हैं एक दूसरे से, तो दीज आर नॉट कमिंग टू द सेम क्लास ऑफ एसेट्स। ओके, तो हम इस पे एक पे रिवैल्यूएशन, एक पे कॉस्ट, ऐसे डिफरेंट मेथड्स लगा सकते हैं, नॉट एन इशू। यही बात नीचे लिख रही है कि वीनस लिमिटेड मैनेजमेंट कैन अप्लाई द रिवैल्यूएशन मॉडल ओनली फॉर द ऑफिस बिल्डिंग्स। कट गया ये। The office buildings can be clearly distinguished from the industrial building in the terms of functions, their nature and their general location. और 16 क्या परमिट करता है, यहाँ पे इसने प्रोविजन बता दिया कि क्लास बाय क्लास बेसिस पे आपको रिवैल्यूएशन लगाना होगा, एंड या दैट इज द थ्योरी। आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, इसी थ्योरी पे बेस्ड है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है रिवैल्यूएशन प्लस सरप्लस आपको निकालना है, डेप्रिसिएशन आपको निकालना है। बहुत ईजी इलस्ट्रेशन है, आइए जल्दी से पढ़ते हैं। एन आइटम ऑफ पीपी वॉज परचेज फॉर 9 लाख रुपीज ऑन 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 को मैंने 9 लाख का एक आइटम परचेज किया, जिसकी यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स थी। डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे लगेगा। 1 अप्रैल 23 को इसको रीवैल्यू करा गया है, और रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, 9,60,000 की, और 10 साल ही है अभी भी। एंड डेफर्ड टैक्सेस को आपको इग्नोर करना है, डेप्रीसिएशन एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस निकालना है 23-24 वाले साल में। ओके, तो कम टू द आंसर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैंने 1 अप्रैल 2021 को मेरे को प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट की मेरे को इनिशियल कॉस्ट दे रखी थी, दैट इज़ 9 लाख रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 अप्रैल 2021 की दे रखी है, उसके बाद मुझे दे रखी है 1 अप्रैल 2023 की रिवैल्यूएशन। तो मुझे रिवैल्यूएशन जब तक पहुँचा तब तक मुझे कैरिंग अमाउंट तो निकालनी पड़ेगी, राइट। 1 अप्रैल 2021 को मैंने ख़रीदा है, तो 1 अप्रैल 2023 तक आने के लिए मुझे उसकी कैरिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी, तभी तो मैं उस दिन उसको रिवैल्यू करूँगी, राइट। तो मैं इसमें डेप्रीसिएशन 2 साल का माइनस करूँगी। कैसे? 21-22 और 22-23, 2 साल का डेप्रीसिएशन मैं माइनस करूँगी। डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे लगेगा, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 90,000 पर ईयर का डेप्रीसिएशन लगेगा। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन, सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन 90,000 माइनस कर दिया है, एंड आप मेरे पास आ गई है कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 2023, दैट इज 7,20,000 रुपये।
उसके बाद में मेरे को फेयर वैल्यू दे रखी है यहीं पे 9,60,000 की। तो फेयर वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2023 है 9,60,000 की। उसके बाद मेरा रिवैल्यूएशन गेन आ गया है, दैट इज़ 2,40,000। मतलब कि 7,20,000 की मेरे पास कैरिंग अमाउंट थी। मैंने उस दिन उसको फेयर वैल्यू उसकी चेक की, दैट इज़ 9,60,000। तो मेरा हो गया रिवैल्यूएशन गेन 2,40,000 रुपये का। ठीक है, तो अब मेरी नेक्स्ट कैरिंग अमाउंट 31 मार्च 2023 की आ जाएगी 9,60,000 रुपये। यहाँ तक क्लियर है? मुझे निकालना क्या था? मुझे निकालना था डेप्रीसिएशन एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर एंडेड 23 एंड 24। ठीक है, 23-24 का मुझे रिवैल्यूएशन एंड डिप्रीसिएशन निकालना था। और 13-23 तक तो मैं पहुँच गई हूँ, 31 मार्च 23 तक मैं पहुँच गई हूँ। तो मुझे 23-24 का निकालना है, अगले साल का डिप्रीसिएशन निकालना है। तो अब मेरी न्यू कैरिंग अमाउंट कितनी आएगी? दैट इज़ 9,60,000। 9,60,000 ही तो आएगी मेरी न्यू कैरिंग अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे मैंने 9,60,000 लिया। अब इसका जो डेप्रीसिएशन होगा, वो हम 8 साल के हिसाब से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 10 साल की इनकम, 10 साल का जो यूजफुल लाइफ थी वो कब थी? 1 अप्रैल 2021 में। मैं हूँ 1 अप्रैल 2023 में, राइट? तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 साल चले गए हैं, मेरे पास सिर्फ 8 साल हैं। तो मैं डेप्रीसिएशन किसके हिसाब के निकालूंगी? 8 साल के हिसाब से। तो मैं 9,60,000 डिवाइड बाई 8 किया, तो यहाँ पे आ गया 1,20,000 का डेप्रीसिएशन। अब 1,00,000 डेप्रीसिएशन में 9,60,000 में से 8,40,000 माइनस करती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 1,20,000। ओके, यानी कि 9,60,000 में से डेप्रीसिएशन माइनस करती हूँ 1,20,000, तो मेरे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 31 मार्च 2024 की 8,40,000। ये बट ये उसने ना हमसे पूछा नहीं था, उसने हमसे पूछा था, डेप्रीसिएशन पूछी थी जो हमने निकाल दी, दैट इज़ 1,20,000। और उसने हमसे पूछा था रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी पूछा था। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस देखो, एक और प्रोविजन होता है एक्सेस डेप्रीसिएशन का। जब भी रिवैल्यूएशन की वजह से मेरा डेप्रीसिएशन ज़्यादा आता है, देखो अगर मैं इसको रिवैल्यू नहीं करती तो अगेन मेरा 90,000 का डेप्रीसिएशन आता, राइट? क्योंकि स्ट्रेट लाइन बेसिस पे सेम डेप्रीसिएशन आता है। मेरा फर्स्ट ईयर का 90,000 आया, मेरा सेकेंड ईयर का 90,000 आया, और मैं इसको रिवैल्यू नहीं करती तो मेरा थर्ड ईयर का भी 90,000 ही आता, राइट? तो मैंने रिवैल्यू किया, इस वजह से इसका डेप्रीसिएशन बढ़ा, दैट इज़ 1,20,000। तो ये जो मेरा डेप्रीसिएशन आया है, दैट इज़ माई एडिशनल डेप्रीसिएशन। ओके, एंड ये मैं क्या कर सकती हूँ? रिवैल्यूएशन सरप्लस जो मेरा 30,000 का आया है, दैट इज़ जो मेरा एडिशनल डेप्रीसिएशन है, उसको मैं रिटेन अर्निंग्स में डाल सकती हूँ, एंड दैट इज़ ऑप्शनल, टोटली ऑप्शनल। कंपनी चाहे तो इसको ऑप्ट कर सकती है और कंपनी ना चाहे तो ऑप्ट नहीं कर सकती, राइट? क्योंकि ये रिटेन्ड जो रिवैल्यूएशन गेन है ना, वो रिटेन अर्निंग्स में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, राइट? तो एडिशनल डेप्रीसिएशन है मेरा 1,20,000 का माइनस 90,000। ये 1,20,000 मेरी रिवैल्यूड होने के बाद की डेप्रीसिएशन है और ये पहले होने की डेप्रीसिएशन है। तो इसकी वजह से मेरा 30,000 का डेप्रीसिएशन बढ़ गया रिवैल्यूएशन की वजह से। ठीक है, तो मैं इसको रिवैल्यूएशन गेन में सरप्लस में ना डालकर मैं इसको डालूंगी रिटेन्ड अर्निंग्स में। ठीक है, तो मैं इसको रिटेन्ड अर्निंग्स में डाल दूंगी। तो मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो गया, मतलब कम हो गया 30,000 से, और रिटेन अर्निंग्स मेरा बढ़ गया, दैट इज़ 30,000 से। तो मैंने रिटेन अर्निंग्स में डाल दिया, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाना नहीं चाहिए ना, ये तो डेप्रीसिएशन का एक्सेस है। ठीक है, तो हम इसको रिटेन अर्निंग्स में डाल देते हैं। ठीक है, अब बैलेंस शीट मेरी कैसी दिखेगी? बैलेंस शीट ऐसी दिखेगी कि रिवैल्यूएशन सरप्लस जो था मेरा 2,40,000 का था, 2,40,000 का था, पर मैं 30,000 इसमें से जो एक्सेस डेप्रीसिएशन का 30,000 था वो मैं डाल चुकी हूँ मेरा रिटेन अर्निंग्स में। तो 30,000 जब यहाँ आ गया तो इसमें से माइनस हो गया, एंड ये आ गया आपका 2,10,000 का। ठीक है, इसमें आप एक जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं। जर्नल एंट्री ये जो मैंने आपको बताई, यही वाली जर्नल एंट्री आप पास कर सकते हैं। ठीक है, एंड दैट्स हाउ योर इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी ख़त्म हो गया। देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 6 ना बहुत ज़्यादा ईजी है, बेसिक डेप्रीसिएशन पे है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। रिवीजन ऑफ यूजफुल लाइफ। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि मेरी यूजफुल लाइफ ही चेंज हो जाती है।
जैसे मैंने एस्टिमेट किया था कि ये साल मेरा 10 साल, ये प्रॉपर्टी या पीपीई मेरा 10 साल चलेगा, लेकिन 2 साल 3 साल बाद मैं ऐसा एस्टिमेट करती हूँ या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये 10 साल नहीं, अब आगे 8 साल या 9 साल नहीं चलेगा, ये सिर्फ 4-5 साल ही चलेगा, तो ये उसका क्वेश्चन है। तो मेरा डेप्रीसिएशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, तो मुझे इसकी डेप्रीसिएशन निकालनी है। बहुत ईजी है, प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे हम चेंज कर देंगे डेप्रीसिएशन को, सिंपल। ओके, एन एसेट विच कॉस्ट 10,000 रुपीज़, एक एसेट है जो कि कॉस्ट है उसकी 10,000, जो कि यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स एंड रेजिडुअल वैल्यू है 2,000। तो अब मैं इसकी डेप्रीसिएशन निकालूँ तो कैसे निकालूंगी, 10,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाई 10, 8,000 डिवाइड बाई 10, तो मेरी डेप्रीसिएशन कितनी आ जाएगी, 800, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, यूजफुल लाइफ वॉज रिवाइज टू 4 रिमेनिंग ईयर्स। अच्छा, 2 साल का डेप्रीसिएशन मैं लगा चुकी हूँ, 2 साल के बाद यूजफुल लाइफ चेंज हुई है ना, तो मुझे 2 साल का डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा। ओके, तो 10,000 में से मैंने 800 पहले ईयर का माइनस कर दिया और दूसरे ईयर का मैंने फिर से 800 माइनस कर दिया, तो टोटल मैंने 1600 माइनस कर दिया 2 साल का डेप्रीसिएशन, एंड दैट द आंसर ऑफ दिस विल कम टू 8,400। तो 8,400 पे मेरी कैरिंग अमाउंट दिख रही है ईयर 2 पे। ओके, एंड नाउ अब मेरे को ये पता चला है कि यूजफुल लाइफ मेरी सिर्फ 4 साल बची है, जो कि मैं 10 साल के हिसाब से 800 रुपये का डेप्रीसिएशन लगा रही थी, अभी सिर्फ 4 साल बची है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये करूँगी कि जो मैं डेप्रीसिएशन लगाऊंगी वो 4 साल के हिसाब से लगाऊंगी, सिंपल। देखो यहाँ पे ये समझ लेना कि यहाँ पे 4 रिमेनिंग ईयर्स लिखा है, 4 रिमेनिंग ईयर्स, मतलब 4 पे पहुँच गया है, बाय 4 लिखा होता तो फिर 4 से कम या ज़्यादा हुआ है, ठीक है। 2 एंड बाय का आपको थोड़ा इंग्लिश समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 रिमेनिंग ईयर्स लिख रहा है, माने कि 4 ही हो गया है, 4 ईयर्स ही बचे हैं, ठीक है। तो 4 ईयर्स के हिसाब से हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे। 10,000 मतलब 10,000 नहीं, उस टाइम पे हमारी कैरिंग अमाउंट कितनी है, 8,400। 8,400 में से मैंने रेजिडुअल वैल्यू माइनस किया एंड डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, जितने भी रिमेनिंग ईयर्स हमारे बचे हैं, ठीक है। एंड आ गया आपका 1,600, ये आपकी डेप्रीसिएशन आ गई। मैंने 1,600 8,400 में से माइनस कर दिया, ठीक है, तो ये आ गया मेरा 6,800, ठीक है। इसका एक बार मेरा वाला सॉल्यूशन देख लेते हैं, इफ़ यू वांट टू देखना चाहते हो तो। कॉस्ट ऑफ एसेट है मेरी 10,000 की, फर्स्ट ईयर में डेप्रीसिएशन आया मेरा 10,000 माइनस 2,000 डिवाइड बाई 10, दैट इज़ 800। अब मेरी कैरिंग अमाउंट आ गई है 9,200 की, ठीक है। सेकेंड ईयर की बात करूँ तो फिर से वही डेप्रीसिएशन 800 का, और मेरी कैरिंग अमाउंट आ गई है 8,400 की। थर्ड ईयर में थोड़ा चेंज है, थर्ड ईयर में क्या होगा कि मैं 4 ईयर्स के हिसाब से डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करूँगी। तो 8,400 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 1,600 की डेप्रीसिएशन आ रही है एंड 6,800 मेरा कैरिंग अमाउंट आ रहा है। एंड फर्दर इस पर 3 ईयर्स, फिर 2 ईयर्स, फिर 1 ईयर, इस तरीके से डेप्रीसिएशन लगती जाएगी। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, इस इंडेक्स में ही बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हैं, 5-6 क्वेश्चन जो कि टफ है, वो मैं बहुत अच्छे से समझाने का ट्राई करूँगी आगे के अपकमिंग सेशंस में। लेकिन आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। कोई कॉन्सेप्ट में डाउट हो, कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो यू कैन कॉमेंट मी, एंड दैट्स इट फॉर द सेशन। थैंक यू सो मच।